हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी's विद्या साधना। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 इन्वायरमेंट। अगर मैं चाहती तो आपको पहले ही बता देती कि इन्वायरमेंट की ये डेफिनेशन है और इसका ये मीनिंग है और आप समझ भी जाते, मुझे पता है। लेकिन हमारी बुक में किसी और तरह से समझाया जा रहा है, एक स्टोरी बताई जा रही है, तो हम भी उसी को फॉलो करते हुए एक एक चीज पढ़ेंगे जो बुक में दी जा रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. देखो, रवि एक लड़का है, जैसे आपके समर वेकेशंस हुआ करते थे पहले, अभी तो फिलहाल आपके ईयर वेकेशंस चल रहे हैं क्योंकि कोविड की प्रॉब्लम है। लेकिन जब आपके पहले समर वेकेशंस हुआ करते थे, आप छुट्टियों के बाद स्कूल जाया करते थे, बहुत दिनों बाद अपने कुछ दूर के फ्रेंड्स से मिलते थे, स्कूल में बहुत मजा आता था, है ना। तो उसी प्रकार से रवि भी जाता है। तो वो क्या देखता है कि जो इकलौता एक ग्राउंड होता है उसके स्कूल के पास, प्ले ग्राउंड, उस पे क्या हो जाता है, डग अप, यानी कि उसकी खुदाई हो जाती है, उस ग्राउंड को खराब सा कर दिया जाता है। ठीक है। People said that a huge building with many flats will be constructed there. और लोग उसे बताते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे। होती है ना लंबी लंबी सी बिल्डिंग, एक के ऊपर घर होते हैं, वैसी ही बिल्डिंग। Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. ये बात जब सुनता है रवि कि अब ये प्लेग्राउंड पे बिल्डिंग बनेगी, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको ऐसा रियलाइज होता है कि अरे, मैं जिस प्लेग्राउंड पे खेलता था, इतनी अच्छी घास थी, बटरफ्लाईज होती थी, गेंदे के फूल लगे हुए थे, अब ये हमेशा के लिए चला जाएगा। और ये सारी बात को वो अपने दूसरे क्लासमेट के साथ शेयर करता है, अपनी फीलिंग्स भी बताता है। In the assembly, the principal too sadly observed, "See how our environment is changing." और जब असेंबली होती है ना, सबके स्कूल्स में प्रेयर करते हैं जब हम सुबह सुबह, तो वहाँ पर प्रिंसिपल भी काफ़ी उदास होते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा ये इन्वायरमेंट है, वातावरण है, ये बदलता जा रहा है। In the class, Ravi asked his teacher, "What is environment?" Whatever you see in your surroundings, said the teacher. जब आप क्लास में जाते हैं असेंबली के बाद, तो रवि अपने टीचर से पूछता है कि इन्वायरमेंट क्या होता है। तब टीचर क्या बोलती है कि जो भी चीज आपकी सराउंडिंग्स में है, यानी जो भी चीजें आपके आसपास हैं, वो सब की सब क्या होती हैं, इन्वायरमेंट। यानी कि अगर अभी आप घर पे बैठे हैं, ठीक है, आप घर पे बैठे हैं और टेबल पे बैठे हैं, कमरे के अंदर बैठे हैं, आपके आसपास चेयर है, टेबल है, पेन है, कुर्सी है, पंखा है, तो ये सब आपका इन्वायरमेंट है। अगर आप गार्डन में बैठे हैं तो जो ग्रास उगी है, फूल पत्तियां हैं, ये आपका इन्वायरमेंट है। तो आपके आसपास की जो भी सराउंडिंग्स होती हैं, वो आपका इन्वायरमेंट होती है। ठीक है। Ravi thought aloud. That means the school buildings, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are the parts of our environment. तो रवि का क्या सोचना है कि जितनी भी मतलब ये स्कूल की बिल्डिंग है, टेबल है, चेयर है क्लासरूम के अंदर, है ना, और जो ये मैदान है, रोड है, जो कचरा भी है, ठीक है, गार्बेज, और मेरे जो दोस्त हैं, ये सब इन्वायरमेंट है मेरा, हमारा। यस, सेड द टीचर। तो टीचर ने क्या बोला, हाँ, तुम सही सोच रहे हो, बट वेट, some objects are created by nature, for example mountains, rivers, trees, animals. Other are made by people, for example roads, cars, clothes, book. तो टीचर ने बताया कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारे आसपास की सारी चीजें क्या है, तुम्हारा इन्वायरमेंट है। क्या है, सारा इन्वायरमेंट। लेकिन दो प्रकार की चीजें होती हैं,
एक वो चीजें जो किसने बनाई है, नेचर ने, और दूसरी चीजें कौन सी होती हैं, जो बनाई है पीपल ने। ठीक है, तो जो चीजें नेचर ने बनाई हैं वो क्या क्या होती हैं, जैसे कि होती है माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज और एनिमल्स, क्योंकि हमने तो नहीं माउंटेन बनाया, हमने तो नदी नहीं बनाई, ये सब कुदरत ने बनाया है, नेचर ने बनाया है। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह दो जो भी चीज भगवान जी ने बनाई है। ठीक है, और दूसरी चीज जो इंसानों ने बनाई है, जैसे कार बना दी इंसान ने, क्लोथ बना दिए और बुक्स बना दिए। तो दो प्रकार की चीजें होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में, एक जो नेचर ने बनाई है, दूसरी जो इंसानों ने बनाई है। ठीक है, नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट्स सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर बाय एंड बाय ह्यूमन बींग्स। अब क्या करना है, टीचर ने बोला कि तुम लोग अलग अलग पेयर में बैठो और क्या करना है, तुम्हें एक लिस्ट बनानी है उन सारी चीजों की जो कि नेचर ने बनाई है, और एक लिस्ट बनानी है तुम्हें उन सारी चीजों की जो कि इंसानों ने बनाई है। सिमिलर चीजें आप भी करेंगे, जो बैठ के अपने घर पे सुन रहे हो या पढ़ रहे हो मेरी वीडियो से, आपको भी ये चीजें करनी है। ठीक है, अब देखो इस ग्रुप में कौन कौन है, रवि, ये जो पहले दिख रहा है ये रवि है, परमजीत है ना, जैसी, मुस्तफा, और ये कौन है, आशा। पर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। ठीक है, ये सारे कैसे हैं, एक्साइटेड है, देखो चेहरे पे भी इनके कितनी हंसी है, पांचों के चेहरे पे भी हंसी है। लेकिन अगर आपको होमवर्क मिले तो आप लोगों में से ज्यादातर लोगों के चेहरे पे उदासी छा जाती है। चलो जोक्स हो गए, आगे बढ़ते हैं। वाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्वायरमेंट क्यों चेंज हो रहा है, लेकिन उससे पहले हम एक बार और नजर डाल लेते हैं कि इन्वायरमेंट होता कहाँ है यहाँ से। ठीक है, देखिए मैं अभी आपको नॉर्मल से समझा चुकी थी, जो कि आपकी बुक में दिया है, कि जो भी हमारी सराउंडिंग्स होती हैं आसपास की, वो सब इन्वायरमेंट होती हैं। लेकिन हम थोड़ा सा अब और अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, हमारी लाइफ को सपोर्ट करने वाला एक सिस्टम है। बेसिक मतलब इतना तो हमारे पास होना ही चाहिए, प्रायोरिटी है ये हमारी। इन्वायरमेंट से हमें क्या मिलता है, एयर मिलती है, एयर भी तो हमारे इन्वायरमेंट है, क्योंकि आसपास में आपके एयर है तभी तो आप सांस ले पा रहे हो। जो एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट, द लैंड वी लिव, ये सब बेसिक चीजें होती है ना। आपने सुना होगा हिंदी में कहते हैं रोटी कपड़ा मकान। तो ये जो बेसिक चीजें हैं ये सब हमको इन्वायरमेंट से मिलती हैं। अब दूसरी चीज, हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट। अब ये बताओ कि जो हम इंसान हैं, हमने अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को किस प्रकार से बदल दिया, मॉडिफाई कर दिया। देखो, द कार्स फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर। जो आपने इतने सारी गाड़ियां बना दी हैं, बाइक बना दी हैं, इनसे क्या होता है, पॉल्यूशन होती है जो कि एयर को खराब करती है। वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट। ठीक है, एक तो ये चीज कर दी है। पहले क्या होता था, नदियों में पानी बहता रहता था, फिर हमने क्या करा, एक बर्तन बना लिया, और अब हमें बार बार नदी के पास जाने की जरूरत नहीं है पानी पीने के लिए। हमने एक बर्तन बना लिया है और उसमें हम पानी भर के रख लेते हैं। फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज। देखो, फूड को हमने क्या करा, फूड के लिए भी हमने बर्तन बना दिए। ये तो आपको पता होगा पहले कैसे होते थे, अर्ली मैन्स होते थे, कच्चा ही खा लेते थे। धीरे धीरे चीजें आई, आग जलाना सीखा, बनाना सीखा, लोगों ने बर्तन बनाए, उसी में रख दिया करते थे। अब फ्रिज भी बना दिए लोगों ने, ताकि खाने को हम कई दिन तक खा सके। ठीक है, लेकिन वो फ्रिज भी हमारे लिए नुकसान करता है, और इन्वायरमेंट को भी फ्रिज नुकसान ही पहुंचाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्रिज और एसी हमारे इन्वायरमेंट को कैसे खराब कर रहे हैं, तो उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, अब देखो तीसरी चीज, जो जमीन थी पहले इंसान के पास जिसपे वो ऐसे ही सो जाता था, अब उस जमीन पे इंसान ने क्या करा, घर वर बना दिए हैं, फैक्ट्रीज बना दी हैं। तो कुछ अच्छे काम तो करे हैं इंसान ने, लाइफ को इजी बना दिया है। ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स,
factories and manufacture containers. This is how human beings modify natural environment. तो इन सारी चीज़ों को करके इंसान ने जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट था उसको बदल तो दिया, कुछ चीज़ें अच्छी भी कर दी हैं, लेकिन साथ के साथ कुछ चीज़ें बुरी भी हो गई हैं। पॉल्यूशन बढ़ गया है, इन्वायरमेंट इसी की वजह से खराब होता जा रहा है। चलिए बैक टू आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि व्हाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। ये क्वेश्चन आता है जो कि इकबाल पूछता है, ठीक है। इकबाल इन पांचों में नहीं है, कोई और लड़का है जो पूछता है कि हमारा इन्वायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है। अब आंसर मिलेगा आपको, इट इज ऑल बिकॉज आवर नीड्स। क्यों इन्वायरमेंट क्यों चेंज हो रहा है हमारा? क्योंकि जो हमारी ज़रूरतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, दिन ब दिन हमारी ज़रूरत डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। We are therefore modifying at times, even destroying our natural surroundings, the teacher replied. ठीक है, इकबाल ने क्या पूछा था कि हमारा इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है, तो टीचर ने क्या बताया कि हमारी जो ज़रूरतें हैं, लालच है ना जो हमारा फालतू का, अगर आपको कोई छोटी सी चीज़ मिल जाती है तो आपको और बड़ी बड़ी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी की इच्छा होती है। तो उसी एक इच्छाओं में, लालच में इंसान क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय करता जा रहा है नेचुरल सराउंडिंग्स को। क्योंकि देखिए पहले के लोग भी तो जीते थे और पहले के टाइम पे भी क्या कहते थे कि अमीर भी हुआ करते थे, हर तरह की चीज़ें थी और लोग खुश भी थे। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ ऐसी चीज़ें आ गई हैं इंसान में, अब इंसान 2 मिनट के रास्ते में भी बाइक लेके जाता है, पैदल चलना ही नहीं चाहता। उससे इन्वायरमेंट को तो पॉल्यूशन मिल ही रहा है, साथ में साथ आपकी सेहत भी खराब हो रही है, हेल्थ भी खराब हो रही है। लोग कितने कितने मोटे हो जाते हैं। पहले सारे मसालों को हाथ से कूटा जाता था, ठीक है, अब मिक्सर ग्राइंडर आ गए हैं, मतलब कोई मेहनत करता ही नहीं है। आजकल लोग क्या करते हैं, इतने हजारों हजारों रुपए देके जिम जाते हैं। पहले इस सब की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, जिम हुआ ही नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि घर में ही इस तरह के काम करते थे लोग बाग, खुद अपने हाथों से चल के जाते थे, कुएं पे से पानी भर के लाते थे, कि उनको इन एक्सरसाइजेस की ज़रूरत ही नहीं होती थी और उनकी एक्सरसाइज हो जाती थी। अच्छा खाना खाते थे, अपने यहाँ गाय भैंस पालते थे, उसका दूध, घी, मक्खन सब प्योर खाते थे। अब तो अगर आप मार्केट से दूध लेके आए या घी, तो वो प्योर होता भी नहीं है, ना के बराबर है। आप वो दूध पी रहे हैं नहीं पी रहे हैं, हर चीज़ में मिलावट है। तो अगर चीज़ें अच्छी हुई हैं तो उसके साथ टेक्नोलॉजी अगर बढ़ी है तो उसके साथ इन्वायरमेंट के लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो चुकी हैं। अब आप इस डायग्राम को भी देख लीजिए, इसमें क्या बताया जा रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट बताया जा रहा है। इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट्स हैं अगर मैं आपसे पूछूं? 3। पहला है नेचुरल, तीसरा है ह्यूमन मेड और थर्ड है ह्यूमन। देखो नेचुरल तो आप समझ जाओगे, जमीन, जिसको हम स्टैंडर्ड टर्म में बोलेंगे लिथोस्फियर। अब आप बड़े हो गए हो तो जमीन के लिए आप लिथोस्फियर बोलोगे। देन फिर क्या आ जाएगा, लिविंग थिंग्स, तो लिविंग थिंग्स के लिए आप बायोस्फीयर बोलोगे। हम भी इसी का हिस्सा हैं क्योंकि हम भी लिविंग थिंग्स हैं। जब एयर की बात आ जाएगी तो आप क्या बोलोगे, एटमॉस्फेयर, और जब वाटर की बात आ जाएगी तो हाइड्रोस्फीयर बोलोगे। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये किसका पार्ट थी, ये सब नेचुरल इन्वायरमेंट का हिस्सा थी। अब बात आ जाती है ह्यूमन मेड की। ह्यूमन मेड नाम से ही समझ में आ रहा है, जो भी चीज़ें ह्यूमन ने बनाई है, इंसान ने बनाई है। तो इंसान ने क्या क्या बनाया है, देखो मॉन्यूमेंट्स बना दिए, मतलब ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, ये सब मॉन्यूमेंट्स हैं। या कोई भी मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया, ये मॉन्यूमेंट्स है, ये इंसान ने बनाए हैं। और इंडस्ट्रीज, ये भी इंसान ने बनाई है। रोड, ब्रिज, आपके पार्क हो गए, बिल्डिंग्स हो गई जहाँ आप रहते हो घरों में, ये सब इंसान ने बनाई है। तो ये ह्यूमन मेड हो गई। अब हम एक और चीज, तीसरी चीज देखने वाले हैं, दैट इज ह्यूमन। हम खुद इंसान भी तो एक कंपोनेंट है ना एनवायरनमेंट का। अगर आप कहीं बैठे हो, आपके पास आपके पापा मम्मी या फ्रेंड्स बैठे हैं, तो वो आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। तो ना तो वो नेचुरल में आएंगे ना ह्यूमन मेड में आएंगे, वो ह्यूमन में आएंगे। जैसे आप खुद इंडिविजुअल, आपकी फैमिली,
फिर क्या बनता है, एक कम्युनिटी बनती है, जो सेम लोग होते हैं एक साथ रहते हैं, सोशल ग्रुप, वो एक कम्युनिटी बना लेते हैं। देन अलग अलग हमारे जो रिलीजन्स हैं, ठीक है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, और पॉलिटिकल सिचुएशन, जैसे कोई कहता है हम यूपी के हैं, एमपी के हैं, ठीक है, तो ये अलग अलग सिचुएशंस। तो अब आपको याद रखना है, समझ में तो आ गया है, दोबारा रिपीट कर लेते हैं इसी चीज को कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। तो ये तीनों कंपोनेंट्स याद रखने हैं आपको। देखो यहाँ लिखा है, फ्रॉम द अबव conversation you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment। तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ों को डिस्कस किया उससे आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि कुछ भी हो आपके आसपास, चाहे कोई जगह हो या कोई पीपल हो या कोई चीज़ हो या नेचर हो, जो भी आपके आसपास है वो आपका इन्वायरमेंट है। ये चीज़ तो आपको अब तक क्लियर हो गई है और इसी को हम इन्वायरमेंट कहते हैं। यही आपकी डेफिनेशन भी आ गई इन्वायरमेंट की, आप इसको याद कर लीजिए। और यहाँ ये बताया गया है कि जो इन्वायरमेंट शब्द है ना, ये कहाँ से आया है। तो इन्वायरमेंट शब्द आया है फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से, और ये एनवायरनर का मीनिंग ही होता है नेबरहुड। तो नेबरहुड मतलब पड़ोस। पड़ोस क्या होता है, आपके बाजू में, आपके पास जो भी है, आसपास आपकी सराउंडिंग्स में जो भी रहता है उसी को तो आप नेबर बोलोगे अपना। तो जो भी चीज आपके आसपास है उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट। कोई पूछे किस वर्ड से ओरिजिन हुआ है तो आप बता सकते हो फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से स्टार्ट हुआ है ये शब्द। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। अब देखो, जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर नेचुरल चीजें भी होती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती है जो ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई हैं। while the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions। और नेचुरल एनवायरनमेंट में दोनों तरह की चीजें होती है, बायोटिक भी और अबायोटिक भी। दिस इज बायोटिक एंड दिस इज अबायोटिक। अब आपको पता तो होना चाहिए व्हाट इज बायोटिक एंड व्हाट इज अबायोटिक। तो देखते हैं इन दोनों बॉक्सेस में। बायोटिक, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोटिक में कौन कौन चीजें आती हैं, जो भी जिंदा रहती हैं, सांस लेती हैं, ठीक है, जो भी जीती हैं, जिनके पास जिंदगी होती है, लाइफ होती है। तो प्लांट्स की अपनी लाइफ होती है, एनिमल्स की होती है, और एनिमल्स के अंदर ही हम ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, बिकॉज ह्यूमन बींग्स को सोशल एनिमल कहा जाता है। अबायोटिक वो होते हैं जिनकी अपनी कोई लाइफ ही नहीं होती है, मतलब बायोटिक का ऑपोजिट होता है अबायोटिक, जिनकी अपनी कोई लाइफ ही नहीं है, जैसे कि जमीन, पहाड़, वाटर, रिवर, इनकी अपनी कोई लाइफ है क्या, नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये अबायोटिक हो गए। और बायोटिक जिनके पास लाइफ होती है। तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है हमारा, उसमें दोनों चीजें होती हैं, बायोटिक भी होती है और अबायोटिक भी होती है। क्लियर हो गया यहाँ से सारी चीजें। अब आपका जो टॉपिक है वो है नेचुरल इन्वायरमेंट। अब है हमारा टॉपिक नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो अब तक आप समझ चुके थे कि इन्वायरमेंट क्या होता है, जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं, नेबरहुड में है हमारे, वो सब हमारा इन्वायरमेंट है। और नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, जो नेचुरली अकर हुए हैं, यानी जिन्हें कुदरत ने खुद बनाया है, हमने नहीं बनाया, जैसे जमीन है, पानी है, हवा है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट है। अब आगे देखते हैं। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। तो आपने आपकी क्लास 6 में पढ़ा है लिथोस्फीयर के बारे में, हाइड्रोस्फीयर के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, बायोस्फीयर के बारे में।
तो अगर आप में से कुछ बच्चे भूल चुके हो क्लास 6 की ये पढ़ाई को, तो आप मेरे चैनल पर जाके क्लास 6 की ज्योग्राफी के नाम से जो प्ले लिस्ट है उसको चेक करना। बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैंने ये समझा रखी है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ चीजें आप पहले पढ़ चुके हो क्लास में, अब आपको क्या पढ़ना है, 7th क्लास में नया कुछ नए फैक्ट्स को पढ़ना है, लिथोस्फीयर के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में एंड सो ऑन। तो चलिए पहले स्टार्ट करेंगे हम लिथोस्फीयर से। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। मतलब जैसे ये आपका ये अर्थ है ना, तो अर्थ की जो ऊपर की ये सतह होती है, ये ऊपर की सतह, दैट इज कॉल्ड हार्ड टॉप लेयर है। इसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। ये किसकी बनी होती है? रॉक्स की बनी होती है, मिनरल्स की बनी होती है, और इसके ऊपर किस चीज की लेयर होती है? पतली सी लेयर होती है सॉइल की। ठीक है, जैसे हम अभी अपनी एक अर्थ बना लेते हैं यहाँ पर ब्लू कलर से, क्योंकि ब्लू प्लैनेट कहते हैं। अब इस ब्लू प्लैनेट के ऊपर क्या हो रखा है कि एक लेयर है, ये जो ब्लैक कलर से मैं कर रही हूं, ये एक लेयर है। ये किस चीज की लेयर है? सॉलिड क्रस्ट है ये, इसी को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ये जमीन है, मतलब इसमें मिनरल्स भी हैं, इसलिए कई बार आपने देखा होगा माइनिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, और हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं जमीन को खोदने से, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या है? मिनरल्स भी हैं लिथोस्फीयर में, और रॉक्स भी हैं, यानी चट्टाने भी हैं, और ऊपर एक पतली सी लेयर है मिट्टी की, सॉइल की। इट इज एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स। ये इरेगुलर सरफेस क्यों है? क्योंकि कहीं पर कैसा है, कहीं पर कैसा है। ये जो हमारा जमीन का टुकड़ा है, जमीन जो है अर्थ के ऊपर, देखो अर्थ के ऊपर क्या है, कुछ भाग जमीन का है, कुछ भाग पानी का है। तो जो जमीन का हिस्सा है उसे हम लैंडफॉर्म कहते हैं। और ये लैंडफॉर्म कितने प्रकार के होते हैं? देखो, माउंटेन्स होते हैं, इस प्रकार से माउंटेन्स बना लो। प्लेट्यूज कैसे होते हैं? वो भी जमीन से उठे होते हैं, पर ऊपर से नुकीले नहीं होते हैं, फ्लैट होते हैं। प्लेन्स होते हैं जो बिल्कुल फ्लैट्स होते हैं, जहां पर खेती करते हैं हम लोग। वैलीज क्या होती हैं? घाटियां होती हैं। आपने देखा है मूवीज या पिक्चर्स में गहरी गहरी खाइयां, उन्हीं को हम बोलते हैं वैली। तो ये अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स हैं। ठीक है, लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर। देखो, आपको पता है ना, अर्थ में हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप वगैरह। तो ये जमीन है, तो यहाँ पर हमें लैंडफॉर्म्स मिलने हैं। ठीक है, मिलते हैं हमें लैंडफॉर्म्स कॉन्टिनेंट में, ये तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स क्या है, जैसे एशिया, यूरोप वगैरह, ये भी तो जमीन है, यहाँ पर भी तो इंसान रहते हैं। ठीक है, लेकिन पानी यानी कि ओशन, अर्थ का जो दूसरा हिस्सा है जहां पर पानी पानी है, तो क्या वो पानी पानी में भी लैंडफॉर्म्स हैं? तो जी हाँ, क्योंकि मान लो ये पानी इतना गहरा है, यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक इतने पूरे पानी भरा है, इतनी गहराई इसकी, लेकिन कहीं जाकर तो जमीन आएगी ना नीचे, कहीं तो बॉटम होगा। जैसे स्विमिंग पूल होता है, कितना गहरा होता है वो, है ना, लेकिन नीचे कहीं जाकर तो जमीन आती है ना, बॉटम कहीं जाकर। तो वैसे ही समुद्र में होता है, कोई कितना भी गहरा समुद्र हो, पर उसके अंदर जब आप एकदम नीचे चले जाओगे डेप्थ में, वहां पर आपको जमीन मिलेगी। तो ओशियन फ्लोर्स में भी हमें लैंडफॉर्म्स मिलते हैं। ये बात क्लियर हो गई, कॉन्टिनेंट में भी होते हैं और ओशियन फ्लोर में भी होते हैं। Lithosphere is the domain that provides us forest, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlements. देखो, लिथोस्फीयर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जमीन, लिथोस्फीयर क्या है? जमीन। अगर जमीन नहीं होगी तो आप पेड़ कहाँ उगाएंगे? पेड़ नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा आपको? लकड़ियां कहाँ से मिलेंगी घर बनाने के लिए? और घर कहाँ बनाओगे? लकड़ियां मिल भी गई तो आपको एक्स्ट्रा जमीन चाहिए रहती है घर बनाने के लिए। आजकल लोग क्या करते हैं? प्लॉट्स खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, ताकि इन फ्यूचर वो अपना घर बना सके। तो घर बनाने के लिए, सेटलमेंट्स के लिए भी हमें जमीन चाहिए।
अगर आपने भेड़ बकरियां पाल रखी हैं या जो भी जानवर आपने पाल रखे, उनको रखने के लिए आपको ज़मीन चाहिए, उनका चारा उगाने के लिए जो वो खाते हैं उसके लिए भी आपको ज़मीन चाहिए, क्योंकि ग्रास भी ज़मीन पे ही उगेगी। जब वो ग्रास खाएंगे, जिंदा रहेंगे, तभी तो आपको दूध देंगे, ठीक है। फिर दूध के प्रोडक्ट्स बनेंगे या जो भी आप उनसे करवाएं उन एनिमल से। अगर आपको खेती बाड़ी करनी है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सब कुछ आपको जो अनाज आता है, ग्रेन्स, राइट, बीज, पल्सेस, जो भी आप खाते हो, वेजिटेबल्स वगैरह, सब एग्रीकल्चर से आते हैं और एग्रीकल्चर भी ज़मीन पे ही होता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए लिथोस्फीयर। और इस सब के अलावा ये मिनरल वेल्थ भी है। क्यों? क्योंकि ज़मीन को खोद के ही हम बहुत सारे मिनरल्स निकालते हैं, जैसे गोल्ड हमें मिलता है, सोना, लोहा मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके आपके बर्तन बने हुए हैं, आप स्टील बनाते हैं, स्टील के अंदर लोहा मिलता है, क्रोमियम मिला हुआ होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें लिथोस्फीयर से मिलती हैं। तो अब हम सेकेंड डोमेन देखेंगे, दैट इज हाइड्रोस्फीयर। It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, ocean, etc. It is essential for all living organisms. तो जो हमारी सेकेंड डोमेन है वो हाइड्रोस्फीयर है। बच्चों, जब भी हाइड्रोस्फीयर यानी हाइड्रो वर्ड लग जाए कहीं पर तो समझ जाना कि ये जो शब्द है ये किससे रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड है। अब किस चीज़ की बात आती है, अब आगे देख लेते हैं कि हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या आता है। तो जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो सारी हाइड्रोस्फीयर में आती हैं। अब ये वाटर बॉडीज क्या होती हैं? जिनके अंदर पानी होता है। तो चाहे लेक्स हो, सी हो, ओशन हो, समुद्र, रिवर्स, तालाब, पॉन्ड, ये सब कुछ हमारे वाटर बॉडीज हैं। और ये सब हम जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। बिना पानी के ज़िंदगी नहीं है। चलिए आइए देखते हैं लेट्स डू में क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है, वेयर डज वाटर यू यूज इन योर होम एंड स्कूल कम फ्रॉम। तो आपको बताना है कि आप जो घर में पानी इस्तेमाल करते हैं, स्कूल्स में आपके जो पानी आता है वो कहाँ से आता है। सेकेंड आपको करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ। आपको एक लिस्ट बनानी है पानी के यूजेस की, जैसे कि आप कपड़े धोते हो, पीते हो पानी को, नहाते हो, खाना बनता है, ये सब। तीसरा क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनीवन वेस्टिंग वाटर, हाउ। क्या आपने कभी किसी को देखा है पानी बर्बाद करते हुए, और देखा है तो किस प्रकार से। देखो मैं बताती हूँ, अक्सर लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं वॉश बेसिन में, जब तक करते रहते हैं तब तक उनका नल चालू रहता है। तो ये बहुत गलत आदत है और बहुत कॉमनली सीन गंदी आदत है जो ज़्यादातर लोगों में होती है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो उसको बंद करो और जितना पानी हो सकता है उतना बचाओ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पानी के लिए तरसते रहते हैं। आप जाके देखिए, आजकल बेंगलोर जैसी सिटी में, शिमला जैसी सिटीज़ में से भी खबर आती है कि पानी की यहाँ कमी हो चुकी है, और वो दिन दूर नहीं है कि हमारी सिटी में भी पानी की कमी हो जाएगी। इसलिए अभी हमारे पास पानी है तो उसको वेस्ट मत करिए आगे, वरना बहुत समस्या हो जाएगी। उन लोगों से पूछिए जो पानी के लिए कितने किलोमीटर्स तक भागते हैं, ठीक है। अब जो हमारी थर्ड डोमेन है वो आती है एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या है? एक थिन लेयर है एयर की जो कि हमारे अर्थ के इर्द गिर्द है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अच्छा, पहले तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये है अर्थ। अब आप सोचेंगे ब्लू ब्लू क्यों बनाते हो आप हमेशा अर्थ को मैडम। तो मैं ब्लू इसलिए बनाती हूँ क्योंकि अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब देखिए, ये रेड कलर लेते हैं, रेड कलर से हम बनाएंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इस प्रकार से अर्थ के इर्द गिर्द है, ठीक है ना। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब दूसरा शब्द जो आया है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? आप जब भी बॉल को ऊपर फेंकते हो तो बॉल नीचे आ जाती है। ये किसी भी चीज को आप ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आ जाती है, या फिर ऊपर हवा में कोई एरोप्लेन उड़ रहा है और अगर उसमें कोई खराबी आ जाए तो वो कहाँ जाएगा? सीधे नीचे चला जाएगा ना नीचे। तो हर चीज नीचे क्यों आती है? अभी आपको सुनने में लग रहा होगा कि नीचे ही तो आएगी, लेकिन नीचे क्यों आती है? इसलिए आती है क्योंकि
अर्थ है ना जो हमारा, उसके अंदर ग्रेविटेशनल पुल है। क्या है? ग्रेविटेशनल पुल। तो हर चीज को अर्थ अपनी तरफ खींचता है, इसलिए जब भी हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आती है। लेकिन जब आप स्पेस में जाओगे ना तो ये ग्रेविटेशनल पुल खत्म हो जाता है, इसलिए स्पेस में अक्सर लोग उड़ते हुए दिखते हैं, हर चीज वहां उड़ती है। ठीक है, कभी देखना, सर्च करना यूट्यूब पे कि स्पेस के अंदर कैसा होता है, तब आपको पता चलेगा। वो तो हम अभी अर्थ पे हैं इसलिए उड़ नहीं रहे हैं। अगर अर्थ पे से एटमॉस्फेयर चला गया तो हम भी हवा में उड़ेंगे, हमारा बेड भी हवा में उड़ेगा और हर चीज हवा में उड़ेगी, पानी की बूंदें भी हवा में उड़ेगी। ठीक है, अब देखो एटमॉस्फेयर करता क्या है। इट प्रोटेक्ट अस So it protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. तो अभी जैसा मैंने आपको बना के दिखाया था, अर्थ के सराउंडिंग में जो ये एटमॉस्फेयर है ये हमें हार्मफुल जो रेज आती है ना सन की, उससे बचाता है। खतरनाक सी जो गर्मी निकलती है सन की, जो रेज निकलती है सन से अर्थ तक जो ये रेज आती हैं उनसे बचा लेता है, एक कवच की तरह काम करता है। ठीक है, कौन? लेयर एटमॉस्फेयर की जो चारों तरफ है हमारे अर्थ के। क्योंकि अब आप ये सोचो मई जून में हमें इतनी गर्मी लगती है जबकि हमारे पास एटमॉस्फेयर की लेयर भी है। अगर ये एटमॉस्फेयर की लेयर हट जाए ना तो इस तरह की रेज आएंगी हमारे पास जो हमारी स्किन को जला के राख कर देंगी और बहुत सारी बीमारियां भी दे देंगी, लाइक स्किन कैंसर्स। ठीक है, द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। और जब भी कुछ चेंज आता है हमारे एटमॉस्फेयर में तो एटमॉस्फेयर के चेंज की वजह से वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज आता है। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा वेदर क्या होता है और क्लाइमेट भी क्या होता है। नाम तो आपने दोनों के सुने होंगे, वैसे तो आप लोग न्यूज चैनल नहीं देखते, लेकिन कभी आपके पापा देख रहे हो और गलती से आपके कानों में आ गया हो आज के मौसम के समाचार, तो वहाँ वेदर शब्द आता है। तो जो ये वेदर होता है ना ये जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है। जैसे अभी 2 घंटे पहले धूप थी, फिर बादल आ गया, फिर बारिश हो गई, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, चेंज होता है, इसे हम वेदर कहते हैं। और क्लाइमेट होता है जो 10 साल से लगातार किसी जगह पर है, वो उस एरिया का क्लाइमेट होता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। अब जो फोर्थ हम पढ़ रहे हैं दैट इज बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या होता है? जब प्लांट्स और एनिमल किंगडम साथ में रहते हैं उसको बायोस्फीयर कहेंगे। अब कुछ बच्चे सोचेंगे अरे मैडम आपने प्लांट और एनिमल का तो कह दिया, इंसान कहाँ चले गए? तो बच्चों इंसान एनिमल किंगडम में ही आते हैं। इंसान भी एक जानवर है, पर कैसा? सोशल एनिमल। ठीक है, सामाजिक प्राणी। इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट with each other to support life। और बायोस्फीयर क्या होता है? वो एक जोन है अर्थ का जहां पर जमीन भी है, पानी भी है और हवा भी है, और तीनों इंटरेक्ट कर रही हैं और एक लाइफ को सपोर्ट कर रही हैं। क्योंकि अगर इनमें से तीनों में से कोई एक चीज हटा दी गई तो फिर लाइफ नहीं रहेगी, जिंदगी नहीं रहेगी। आपको पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए और जमीन भी चाहिए। ठीक है, अब इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विजय साधना।